जो रेफ्यूजीज थे उनको किसी भी अरब कंट्रीज ने लेने से इनकार कर दिया। 6 मिलियन यानी 60 लाख आखिर कितना बड़ा नंबर है, ये आप ज्यूज लोगों से पूछिए। यूरोप में बढ़ रहे एंटीसेमिटिज्म की वजह से ज्यूज इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। ब्रिटिशर्स के आगे उस वक्त 2 चुनौतियां थी। इजराइल पर मैसिव अटैक होने पर चांसेस है कि आयरन डोम भी फेल हो सकता है। उन्हें ये उम्मीद थी कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यूज लोग एलाइज के साथ मिलकर लड़ेंगे। इंतिफादा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है शेक ऑफ। हमास को एक टाइम पर इजराइल ने भी सपोर्ट किया था। देखिए, इस वीडियो में कई बातें ऐसी हैं जिनको आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। हिस्ट्री में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए हैं जिस बात को लेकर अरब्स और ज्यूस लोग आज के दिन तक लड़ रहे हैं। आखिर कैसे दुनिया का इतना छोटा लैंड का टुकड़ा जिसका की एरिया हमारे मिजोरम स्टेट से मिलता जुलता है, वो हजारों लाखों लोगों की मौत का कारण बन गया है। और तो और आज भी वहाँ युद्ध चल रहा है। इसके साथ साथ हम जानेंगे ये इश्यू अब तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ है। देखिए, मिडिल ईस्ट काफी कॉम्प्लेक्स रीजन है, इसलिए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। दोस्तों, लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरीज में ज़ायोनिज्म और अरब नेशनलिज्म दोनों एज अ सिग्निफिकेंट एंड एज अ नेशनल मूवमेंट इमर्ज हुए थे, जिन्होंने मिडिल ईस्ट का सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप शेप किया था। यूरोप में ज्यूज के खिलाफ बढ़ रहे एंटीसेमिटिज्म के रिस्पॉन्स में ज़ायोनिज्म की शुरुआत 1897 में थियोडर हर्जी ने की थी, जिसका मकसद था पैलेस्टाइन में एक ज्यूज होमलैंड बनाना। इस मूवमेंट का लक्ष्य था पैलेस्टाइन में लैंड खरीद के ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्यूइश लोगों का इमिग्रेशन करवाना, जिससे न सिर्फ ज्यूइश लोगों को उनका हिस्टोरिक होमलैंड वापस मिले, बल्कि ज्यूइश लोगों के रहने के लिए एक सेफ हेवन क्रिएट हो जाए। अब फ्रेंड्स, ये सब देखते हुए अरब्स थोड़ी चुप रहने वाले थे। दूसरी तरफ अरब्स की ऑटोमन्स के खिलाफ अरब नेशनलिज्म मूवमेंट शुरू हो रही थी। इस मूवमेंट ने वाइडर पैन अरब कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देते हुए स्थानीय पहचान पर जोर देने की मांग की थी, और ज़ायोनिज्म मूवमेंट की वजह से होने वाले इमिग्रेशन को अरब्स ने अपने लिए एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखा। उन्हें डेमोग्राफिक चेंज का डर था। इन दोनों मूवमेंट्स के टकराने से दोनों के लैंड और आइडेंटिटी के अपने अपने क्लेम्स को लेकर एक तरह से कंपटीशन छिड़ गया। ये दोनों मूवमेंट अलग अलग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से उभरे, जिससे आइडेंटिटी, टेरिटरी और सॉवरेनिटी पर एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई जो आज भी जारी है। इस चैप्टर के अंत में आपको पता लगेगा 1917 के बेल्फोर डिक्लेरेशन को आज तक भी लोग क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर ने सेंट्रल पावर्स जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगेरी का साथ दिया था। उस समय पैलेस्टाइन पर ऑटोमन्स रूल कर रहे थे। वॉर खत्म होते ही ऑटोमन एम्पायर गिर गया, जिससे मिडिल ईस्ट में पावर वैक्यूम पैदा हुआ और यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने इस रीजन में अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटेन नेशनल होम फॉर द ज्यूइश पीपल को सपोर्ट करता है, और ये भी कहा गया था कि ये डिक्लेरेशन नॉन ज्यूइश लोगों के राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट ज़ायोनिस्ट लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार किसी ग्लोबल पावर ने ज्यूइश होमलैंड को सपोर्ट किया था। अब दोस्तों, ब्रिटिशर्स ज्यूइश लोगों पर ये एहसान नहीं कर रहे थे। उनका इसके पीछे एक मकसद था। ब्रिटेन स्विस कैनाल के आसपास की टेरिटरी पर अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहता था, और तो और उन्हें ये उम्मीद थी कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में ज्यूइश लोग एलाइज के साथ मिलकर लड़ेंगे। दूसरी तरफ अरब वर्ल्ड में लोग काफी गुस्सा हो गए। उन्हें लगा उनके राइट्स को इग्नोर किया जा रहा है। यही बात आगे चलकर इजरायली अरब कॉन्फ्लिक्ट की जड़ बनी, जो आज तक भी सॉल्व नहीं हो पाया है। बेल्फोर डिक्लेरेशन ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी। कई एक्सपर्ट्स आज भी मानते हैं कि उस वक्त ब्रिटिशर्स ने अरब्स के और ज्यूज के इंटरेस्ट को अच्छे से बैलेंस किया होता तो आज हालात कुछ और होते। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद पीस प्रमोट करने के लिए और पैलेस्टाइन जैसे रीजन को आजादी की तरफ गाइडेंस देने के लिए इस लीग को फॉर्म किया गया था। 1920 से लेकर 1947 तक इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में द लीग ऑफ नेशंस ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद पैलेस्टाइन को ब्रिटिश मैंडेट सिस्टम के अंडर लाया गया। ब्रिटिशर्स के आगे 2 चुनौतियां थी। एक तो बेल्फोर डिक्लेरेशन के अनुसार ज्यूइश लोगों के लिए ज्यूइश नेशनल होम फैसिलिटेट करना था, और साथ ही साथ एंश्योर करना था कि अरब पॉपुलेशन के राइट्स प्रिजर्व रहे। इन दोनों चीजों को मैनेज करने का ऑब्जेक्टिव मुश्किल हो रहा था, क्योंकि यूरोप में बढ़ रहे एंटीसेमिटिज्म की वजह से ज्यूइश इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिसने अरब पॉपुलेशन को और अधिक चिंतित कर दिया, जिससे प्रोटेस्ट, राइट्स और एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष और बढ़ने लगे। इस बीच ब्रिटेन ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों साइड्स को लगा उनके राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। इस मैंडेट पीरियड में ज्यूइश और अरब्स के बीच डिवीजन और बढ़ गया। दोस्तों, लीग ऑफ नेशन के बुरी तरह फेल होने के बाद इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए 29 फरवरी 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान दिया गया, जिससे अरब वर्ल्ड ओवरवेलमिंगली नाखुश हुआ, जिससे इवेंचुअली पहली अरब इजरायली वॉर हुई और 1948 में इजराइल देश का जन्म हुआ। इसके बारे में अभी आगे आएगा, लेकिन उससे पहले हिस्ट्री की एक खतरनाक घटना के बारे में जान लेते हैं। 6 मिलियन यानी 60 लाख हॉलोकॉस्ट के दौरान हुई डेथ्स का चौंका देने वाला और डरावना नंबर है। वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकॉस्ट इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के 2 क्रूशियल मोमेंट्स थे। हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन ज्यूइश लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। ये पॉइंट था जब इजराइल इसके फेवर में ग्लोबल ओपिनियन आया कि पैलेस्टाइन में एक ज्यूइश होमलैंड एस्टैब्लिश होना चाहिए। ज्यूइश लोगों पर हुए अत्याचारों ने ज़ायोनिस्ट मूवमेंट को और भी तेज कर दिया, जिससे कई जीवित बचे लोगों ने पैलेस्टाइन को अपने लिए एक सेफ रेफ्यूज के रूप में देखा। इस चीज से पैलेस्टाइन में ज्यूइश पॉपुलेशन के इमिग्रेशन में एक सर्ज देखने को मिला
जिसकी वजह से अरब पॉपुलेशन के साथ टेंशंस और बढ़ने लगी। देख रहे हैं आप अब तक कितने ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिससे बड़े युद्ध होने की संभावना पैदा हुई है। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, अभी और बहुत कुछ होना बाकी है। इस वक्त तक ब्रिटिश सरकार ने प्रेशर में आके व्हाइट पेपर ऑफ 1939 के थ्रू ज्यूइश इमिग्रेशन को स्लो कर दिया। ज़ायोनिस्ट्स ने इसको एज अ बिट्रेयल देखा, खासकर जिन ज्यूइश लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में एट्रोसिटीज सही है। उसके बाद ऑफ कोर्स ज़ायोनिस्ट नाखुश थे। हॉलोकॉस्ट जैसे दर्दनाक हादसे के बाद ज्यूइश लोगों के पास इंटरनेशनल खासकर यूएसए का सपोर्ट था और तो और ज्यूइश लोगों के लिए ग्लोबल सिंपैथी भी थी। इस चीज ने 1948 में इजराइल के क्रिएशन को डिप्लोमेटिक बैकिंग दी। आज के दिन हॉलोकॉस्ट को प्रिवेंट न किए जाने को एक ग्लोबल फेलियर माना जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ब्रिटिशर्स वहां से चले गए और पैलेस्टाइन को यूएन पार्टीशन प्लान रिजोल्यूशन 181 के अकॉर्डिंग 2 स्टेट्स, ज्यूइश स्टेट और अरब स्टेट में बांट दिया गया और जेरूसलम जो कि तीनों अब्राहमिक फेथ्स के लिए होली प्लेस है, उसको इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर ले लिया गया। इस प्लान को ज्यूइश लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया और इस रिजेक्शन की वजह से पहली 1948 अरब इजरायली वॉर शुरू हुई, जिसको मेनली 2 चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इजरायलीज और दूसरा बिगेस्ट कैटास्ट्रॉफी। आइए समझते हैं आखिर हुआ क्या। इजराइल ने जैसे ही 14 मई 1948 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की कि तुरंत 5 अरब कंट्रीज इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया और लेबनान ने मिलकर इजराइल के खिलाफ वॉर शुरू कर दी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इजराइल ने न सिर्फ इस युद्ध को जीता बल्कि जो यूएन पार्टीशन प्लान प्रपोज किया गया था, इजराइल ने उससे भी ज्यादा टेरिटरी हासिल कर ली। इस युद्ध के अंत में करीब 7 लाख पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी बन गए, जिसको कि बिगेस्ट कैटास्ट्रॉफी या नकबा कहा जाता है। दोस्तों, अरब पैलेस्टीनियंस के लिए लड़ तो रहे थे, लेकिन जो रेफ्यूजीज थे उनको किसी भी अरब कंट्रीज ने लेने से इनकार कर दिया। इस वॉर में हुआ रेफ्यूजी क्राइसिस मॉडर्न मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स को आज भी इम्पैक्ट करता है। दोस्तों, 6 डेज वॉर को इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट का मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है और इस युद्ध ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक तरह से रास्ते खोल दिए। 6 डेज वॉर की शुरुआत ऐसे हुई थी कि 5 जून 1967 के दिन इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की तरफ से इमिनेंट अटैक के डर से उन तीनों कंट्रीज पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी थी। इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों में जॉर्डन से वेस्ट बैंक को, सीरिया से गोलन हाइट्स को, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप को और तो और जेरूसलम और सिनाई पेनिनसुला जैसी इंपोर्टेंट टेरिटरीज को अपने अंदर शामिल कर लिया था। इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इस जीत से न सिर्फ इन की एरियाज पर इजराइल को कंट्रोल मिल गया था, बल्कि इजराइल को अपने नेबरिंग स्टेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी बफर इंक्रीज करने का मौका मिल गया था। अरब वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि एक बार फिर से बहुत से पैलेस्टीनियंस रेफ्यूजी बन गए थे। इजराइल ने ये जो जेरूसलम को कैप्चर कर लिया था, ये एक बहुत बड़ा इश्यू था, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटीज, इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस, जेरूसलम को अपना कैपिटल मानते हैं। इस 6 डेज वॉर की वजह से यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन 242 भी हुआ, जिसमें इजराइल को ऑक्युपाइड की गई टेरिटरीज में से विड्रॉल करने के लिए बोला गया और इन स्टेट्स की सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए बोला गया था। इजराइल ने शुरुआत में तो इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा 1967 में जीती गई टेरिटरीज में से पूरी तरह से निकलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये इंतिफादा आखिर है क्या? इंतिफादा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है शेक ऑफ। इंतिफादा इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ पैलेस्टीनियंस के द्वारा 2 बार किया गया रेजिस्टेंस है। पहला इंतिफादा 1987 से लेकर 1993 तक चला था। इसकी शुरुआत तो ऐसे हुई थी कि पैलेस्टीनियंस गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में इजरायली मिलिट्री प्रेजेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1987 में हमास की भी शुरुआत हुई थी, वो अभी वीडियो में आगे आएगा। दिसंबर 1987 में इजरायली मिलिट्री ट्रक जबालिया रेफ्यूजी कैंप गाजा में एक कार के साथ टकरा जाता है और 4 लोगों की मौत हो जाती है। इसी बात को लेकर पैलेस्टाइन में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये इंतिफादा ऑस्लो अकॉर्ड्स की वजह से 1993 में खत्म हुआ। ऑस्लो अकॉर्ड्स क्या है, ये अभी आपको अगले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल पहले इंतिफादा में 1000 पैलेस्टीनियंस मारे गए थे और 16,000 लोगों को जेल कर दी गई थी। साथ ही साथ 50 इजरायली सिविलियंस भी मारे गए थे। दूसरा इंतिफादा इजरायली लीडर एरियल शेरोन के अल अक्सा मॉस्क में विजिट करने के बाद शुरू हुआ, जहां उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की वर्शिपर्स के साथ लड़ाई हो गई और 7 पैलेस्टीनियंस मारे गए। इसके सिर्फ 2 दिनों में भयानक वायलेंस देखने को मिला। दूसरा इंतिफादा जो कि साल 2000 से 2005 तक चला था, वो पहले इंतिफादा से भी ज्यादा वायलेंट था। इस इंतिफादा में 900 इजरायलीज और 4000 पैलेस्टीनियंस मारे गए। ऑस्लो अकॉर्ड्स भी इस दूसरे इंतिफादा के समय ठंडे बस्ते में चला गया था। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में इजराइल ने वेस्ट बैंक बैरियर कंस्ट्रक्ट किया, जिससे बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे। ऑस्लो अकॉर्ड्स इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री का एक अल्टीमेट फेलियर रहा था। आइए देखते हैं कैसे। 1978 में फाइनली प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने डेविड अकॉर्ड्स के थ्रू इजिप्ट के साथ पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, लेकिन इजराइल पैलेस्टीनियन लीडरशिप पीएलओ को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखता था। सालों के बाद फाइनली 1992 में इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच मीडिएटर का काम नॉर्वे ने किया और रशिया, इजराइल, यूएसए और पीएलओ ने मिलकर पहला ऑस्लो अकॉर्ड ऑस्लो 1 सितंबर 1993 में वॉशिंगटन डीसी में साइन किया। ऑस्लो 1 बेसिकली था कि इजराइल पीएलओ
को रिकॉग्नाइज करे और पैलेस्टाइन भी टेररिज्म को रिजेक्ट करके इजराइल कंट्री को एक्सेप्ट करे। इसके 2 साल बाद दोनों ने दूसरा ऑस्लो अकॉर्ड ऑस्लो 2 साइन किया, जिसमें कहा गया था कि इजराइल पैलेस्टाइन की 6 लार्जेस्ट सिटीज में से अपनी आर्मी विड्रॉ करेगा और वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में बांट दिया जाएगा। पहला पैलेस्टीनियन कंट्रोल एरिया होगा, दूसरा इजराइल कंट्रोल एरिया होगा और तीसरे एरिया में दोनों का जॉइंट कंट्रोल होगा। लेकिन इन सबकी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त दोनों इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस गुस्सा थे। दोनों साइड्स के लोगों को ये अग्रीमेंट्स मंजूर नहीं थे। और तो और नवंबर 1995 में एक एंटी पैलेस्टीनियन इजरायली एक्सट्रीमिस्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर इत्जाक रबीन को असैसिनेट कर दिया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये क्लियर था कि ऑस्लो अकॉर्ड्स फेल हो चुके हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज जिस हमास ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है, उसी इजराइल ने हमास के इनिशियल वक्त में उसको पीएलओ के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सपोर्ट किया था। हमास 2007 में गाजा पट्टी को पॉलिटिकली टेक ओवर कर लेता है। गाजा से इजराइल पर रॉकेट अटैक सिग्निफिकेंटली बढ़ने लगे। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने 2012 में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम डेवलप किया। इस डिफेंस सिस्टम ने 2012 से कई इजरायली सिटीजन्स को बचाया है। जब एनिमी मिसाइल्स इजराइल की तरफ आ रही होती है, तब आयरन डोम मिसाइल्स को ट्रैक करता है और उन पर काउंटर मिसाइल्स छोड़ता है, जिससे एनिमी मिसाइल इजराइल पर गिरने से पहले हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये मेथड जितना यूजफुल है उतना ही कॉस्टली भी है। आयरन डोम की एक काउंटर मिसाइल का प्राइस इजराइल को 50 से 60 हजार डॉलर पड़ता है। और तो और इजराइल पर मैसिव अटैक होने पर चांसेस है कि आयरन डोम भी फेल हो सकता है, जैसा कि 7 अक्टूबर 2023 के दिन हुआ था। उस दिन हमास ने इजराइल पर 5000 मिसाइल्स बरसाए थे। हमास के इस अटैक की वजह से 1200 इनोसेंट लोगों की डेथ हुई थी और 250 लोगों को हमास ने एज हॉस्टेज लिया था। उसके बाद से आज के दिन तक भी ये युद्ध जारी है। गाजा में भी इनोसेंट सिविलियंस का डेथ टोल 50,000 के करीब पहुंच गया है, जिसको कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने वर्ल्ड वाइड कंडेम भी किया है। लास्ट चैप्टर में देखते हैं कि युद्ध में किसी भी साइड का नैरेटिव बनाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का क्या रोल है। आज के दिन जो दिखता है वही बिकता है। माने जिसका सोशल मीडिया पे नैरेटिव मजबूत होता है, वो किसी को भी नेगेटिव या पॉजिटिव पोर्ट्रे करवा सकता है। आज के दिन ट्विटर, जो कि एक्स बन चुका है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर हमें हर चीज के बारे में पता चलता रहता है। आज के दिन सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना ही नुकसानदायक भी है। टेक्नोलॉजीज इतनी पावरफुल बन गई है कि 7 समुद्र पर बैठा इंसान फेक न्यूज फैलाकर कहीं पर भी राइट्स करवा सकता है। आप सोचकर देखिए, सोशल मीडिया एप्स जिनको करोड़ों लोग यूज करते हैं, उनमें एल्गोरिदम सेट करने वाले लोग किसी स्पेसिफिक पर्सन या कंट्री के लिए बायस्ड बन जाए तो हमें दूसरे तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू कभी पता नहीं चलेगा। फॉर्चुनेटली आज उसी इंटरनेट ने हमें पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो फेक न्यूज ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। लेकिन एक बात जरूर है कि नेगेटिव चीजें पॉजिटिव चीजों से ज्यादा फैलती है। इन सभी टेक्नोलॉजीज में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी क्रिटिकल रोल है। इजराइल के पास गॉस्पेल और लेवेंडर जैसी टेक्नोलॉजीज भी मौजूद है, जो मिनिमल ह्यूमन ओवरसाइट से इजराइल को अपने बड़े बड़े मिलिट्री एक्शंस करने में हेल्प करती है। इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये था 1900 से लेकर 2024 तक का इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट टू पॉइंट इतिहास। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट्स में इजराइल पैलेस्टाइन को लेकर अपनी राय जरूर बताना। थैंक यू।